बेसिक्स ज़रूरी है कि आपके पास निवेश हो, आपके पास लक्ष्य हो, आप किस चीज़ के लिए आप निवेश कर रहे हैं, कितने समय की आपकी अवधि क्या है निवेश का। ये सब जब आप जानते हो फिर निवेश करना ज़्यादा आसान होता है। सभी को नमस्कार। मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। निवेश कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये तो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज शो पर हम बात करेंगे कि निवेश करते समय एक निवेशक को किन गलतियों से बच के रहना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीवी सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम जी, शो पर आपका स्वागत है। निवेश करते समय क्या करना चाहिए ये तो जानना जरूरी ही है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी तो जानना काफी जरूरी होता है। हाँ, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आप किस लिए निवेश कर रहे हैं। आप कौन-सी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और कितने समय के लिए आप रख सकते हैं, 5 साल, 10 साल के लिए रख सकते हैं। आप मुझसे कहोगे कि 3 महीने के लिए रखना है तो जवाब अलग होगा, अगर आप कहेंगे 30 साल के लिए रखना है तो जवाब। तो ये आपको पता तो होना चाहिए कि आप कितना पैसे निवेश करना चाहते हैं, आपके पास टोटली कितना पैसा है, और आपके पास बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं, क्योंकि वो इंश्योरेंस की ज़रूरत ज़्यादा है। ये तो मतलब ही नहीं बनता कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं हो और आपने सब पैसा निवेश कर दिया। तो ये सब बेसिक्स ज़रूरी है कि आपके पास निवेश हो, आपके पास लक्ष्य हो, आप किस चीज़ के लिए आप निवेश कर रहे हैं, कितने समय की आपकी अवधि क्या है निवेश का। ये सब जब आप जानते हो फिर निवेश करना ज़्यादा आसान होता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको आपने ये सब ध्यान नहीं दिया होगा, तो आप सोचिए आपने सब पैसा इक्विटी में निवेश कर दिया, आपके घर में कोई बीमार हो गया और आपको पैसे निकालना पड़ रहा है और उसी दिन निकालना पड़ रहा है जब मार्केट बहुत नीचे है। तो इसका बेसिक ये गलती मार्केट की नहीं है, गलती आपकी है। आपको पहले लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस लेना था, क्योंकि आपके घर वाले सब आप पर निर्भर है कि आप पैसे कमा के लाएँगे। अगर आप नहीं हैं तो क्या होगा? इसलिए लाइफ इंश्योरेंस, और अगर आप के घर में कोई बीमार हो गया तो मेडिकल इंश्योरेंस, तो ताकि आपको ज़बरदस्ती पैसा नहीं निकालना पड़े। इक्विटी में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप ज़बरदस्ती पैसा नहीं निकालें, आप तब पैसा निकालें जब अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अच्छा समय चल रहा है मार्केट में, अभी बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मार्केट गिर जाता है, इलेक्शन आती है, इलेक्शन का परिणाम कुछ अलग है और गलत है या आपके विपरीत है और मार्केट 20% गिरती है, मार्केट गिर सकती है 20% और उसी दिन को आपके घर में कोई बीमार होता है। तो एक पूरा फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, आपके गोल्स क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आने, कि बच्चों की शादी के लिए आप पैसे देने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं, ये सब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। बाद में आप निवेश करोगे, निवेश जो है ना आपके लाइफ की प्लानिंग में एक छोटा-सा हिस्सा है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल प्लान और गोल्स नहीं है, तो आपके निवेश में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, बिल्कुल। तो उसी पर थोड़ा गौर करते हैं सुब्रमण्यम जी, कि आपने कहा फाइनेंशियल गोल्स नहीं होना, इससे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है पोर्टफोलियो पर। किस तरीके का असर पड़ सकता है, आप कुछ उदाहरण के साथ बता सकें? जैसे मैंने कहा, मैं आपके साथ बैठ के आपका फाइनेंशियल प्लान करता हूँ और बोलता हूँ ये जो पैसा है ना आपके रिटायरमेंट के लिए चाहिए आज से 30 साल बाद। तो ठीक है ना, वो पैसे को आप हर रोज़ देखिए मत, क्योंकि हर रोज़ वो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, आपको तो देखना ही नहीं है, वो तो आपको 30 साल बाद चाहिए। जैसे आपने घर खरीदा, आपने जो भी कीमत में घर खरीदा, आप हर रोज़ उसका भाव तो चेक करते नहीं हो। अच्छा, आपने घर खरीदा 3 करोड़ में और अगले हफ्ते उसका भाव हो गया 4, मान लीजिए होता है। तो आप बेच के जाने वाले तो नहीं है, अभी तो आपने घर में इंटीरियर कराया, आप वहीं रहना है। वैसा ही आपका पोर्टफोलियो भी आपके साथ अगले 20 साल रहने वाला है, तो उसको हर रोज़ देखने में कोई मतलब ही नहीं है। आपने कार खरीदी, उसका भाव हर रोज़ जो चेक नहीं करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये पैसा मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए किया है, तो ये मुझे 20 साल बाद चाहिए या 30 साल बाद चाहिए। ये पैसा मैंने अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए किया है, मेरी बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी और इंजीनियरिंग पढ़ेगी, उसके लिए मुझे ये पैसे चाहिए। तो जब बच्चा 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, उसको हर रोज़ खोल के देखने का कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आपने झाड़ लगाया, आप हर रोज़ उसको खोद के तो नहीं देखते हो ना कि इसका पानी अंदर जा रहा है कि नहीं। आपका काम है उसको पानी देना, उसको बचा के रखना, मतलब कोई पशु-पक्षी नहीं खाएँ वो सँभालना। बाद में तो झाड़ बड़ा हो ही जाएगा, 5 साल बाद आपके झाड़ को आपकी ज़रूरत भी नहीं होगी।
वैसा ही है, अगर आप लंबी समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको इक्विटी में रहना है, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं छोटी अवधि के लिए तो आपको इक्विटी में रहना है। ये जी सब तब होगा जब आपके गोल्स क्लियर हो। बिल्कुल। तो उसी को आगे लेते हुए बिना समय सीमा के निवेश करना, ये भी एक बड़ी गलती होती है। हाँ एब्सोल्युटली, आपको अगर 3 महीने में पैसा चाहिए तो वो पैसा तो बैंक डिपॉजिट में ही रहेगा या कोई लिक्विड फंड में रहेगा। अगर आपको पैसा 30 साल के लिए चाहिए तो वो इक्विटी में रहेगा। अभी जी एक और प्रॉब्लम क्या है, सब लोग आपसे कहते हैं कि इक्विटी इज रिस्की एंड डेट इज नॉट रिस्की। ये गलत है। लंबे समय के लिए अगर आप पैसा डेट में रखोगे तो भी रिस्क है। मान लीजिए इंडिया में 7-8% की इन्फ्लेशन होती है, महंगाई 7-8% की होती है, और आपका फंड 5% ग्रो हो रहा है, मतलब ग्रो ही नहीं हो रहा है ना, -2 का ग्रो हो रहा है। ये ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, 3 महीने के लिए है, तो फिर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको आपका प्रिंसिपल पूरा इंटैक्ट है। आपने 100 रुपये डाला, पूरा 100 रुपये चाहिए। लेकिन आप 30 साल के लिए डाल रहे हो तो आपको ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ आपको इक्विटी से मिलेगा। तो अगर आपको पता ही नहीं आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, आपका एडवाइजर आपको क्या बताएगा? वो पूरा पैसा बैंक में रखेगा या पूरा पैसा इक्विटी में रखेगा? अगर आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं है तो यू हैव टू बी केयरफुल। आप, क्योंकि किसी के भी पास जो पैसा होता है ना, कुछ 3 महीने के लिए होता है, कुछ 3 साल के लिए होता है, कुछ 10 साल के लिए होता है, कुछ 20-30 साल के लिए होता है। तो आपको अलग अलग डब्बे में पैसा रखना है, सब पैसा एक डब्बे में नहीं रख सकते हो। कुछ सेविंग्स बैंक में रहेगा, कुछ पीपीएफ में रहेगा, कुछ इक्विटी फंड में रहेगा। पीपीएफ का भी पैसा आपको 15 साल बाद मिलने वाला है। ये तो पीपीएफ का फीचर है ना। आप डालने के बाद बोलोगे नहीं मेरे को, मुझे अब ग्रोसरी खरीदना है, उसमें से मैं पैसा निकालूंगा, मैं मुझे चाय के पैसे नहीं निकल सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई पीपीएफ में 15 साल तक मैं इसको नहीं निकाल सकती हूँ। जी करेक्ट। तो सिमिलरली आपको वो, आई मीन यू हैव टू रिमेम्बर कि कुछ कुछ चीजें जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो सेविंग्स बैंक में रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए पीपीएफ में और इक्विटी में। जी बिल्कुल। दूसरी बात जो है कि निवेश पर महंगाई का असर, इसको नजरअंदाज करना भी हम काफी देखते हैं, इसका क्या असर हो सकता है? देखिए 2014 के बाद क्या हुआ, रघुराम राजन और बीजेपी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया, जो यूएस में सब लोग करते हैं। यूएस 2% टारगेट करता है, इंडिया 4-5, जो है 4-5% टारगेट करता है। तो उसके वजह से पिछले 10 साल में आप देखोगे तो इन्फ्लेशन, महंगाई उतना असर नहीं पड़ा है। हाँ पड़ा है, बट 5-6%। बट हमने ये देखा कि यूएस में जो जहाँ की 1-2% की इन्फ्लेशन होती है, महंगाई 1-2% की होती है, वहाँ 8-9% हो गया। इतना तो इंडिया में भी नहीं था। एक जमाना तो ऐसा था कि महंगाई इंडिया में, भारत में अमेरिका से कम था। ऐसे कभी मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं था। तो हम लोगों के लिए तो नया था। हमने 14%, 18% की महंगाई इंडिया में देखी है। 1980, 90, 2005, 2007 में भी महंगाई बहुत हाई थी। पर बाद में अभी क्या होता है कि जो बच्चे लास्ट 10 साल से निवेश कर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि महंगाई के बारे में प्लान करना। महंगाई बहुत फ्लक्चुएट होती है। तो अभी 8% है, कल लोग 11% हो सकती है, 12% हो सकती है, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। ऑयल, चाइना, रशिया, वॉर, अमेरिका, बहुत से फैक्टर्स हैं। हमको समझ में भी नहीं आता कि किस कारण से जी महंगाई बढ़ सकती है। तो यू हैव टू बी वरीड। आपका जो पोर्टफोलियो है ना, फुल पोर्टफोलियो, उसका जो ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होनी चाहिए। आपका सेविंग्स बैंक में तो 2% ही मिलेगा। अगर महंगाई 7% है तो इन्फ्लेशन का असर तो आपका सेविंग बैंक में बहुत खराब पड़ रहा है। बट सेविंग बैंक में आप जीरो भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कल का रेंट भरना है, ईएमआई भरना है, या कोई भी खर्चा, चाय पानी, होटल गए, उसका खर्चा सब आपको उसी में से देना है। सो आपके पास थोड़ा पैसा सेविंग्स बैंक में होगा, थोड़ा पीपीएफ में होगा, थोड़ा बैलेंस फंड में होगा, थोड़ा इक्विटी फंड में होगा। सो बेस्ड ऑन ऑल दैट यू हैव टू टैकल महंगाई, इन्फ्लेशन। जी जी। दूसरी बात जो है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें या फिर दूसरी तरफ ओवर कंसंट्रेशन की बात करें, दोनों को की वजह से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पर असर हो सकता है ना? ओवर डाइवर्सिफिकेशन से असर हो सकता है कि जहां आपको 12-15% की जगह में आपको 11 या 13% मिले, वो हो सकता है। लेकिन कंसंट्रेशन रिस्क में ये हो सकता है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो साफ हो जाए। हम ज्यादा करके सक्सेसफुल कंपनीज जो अच्छी कर रही हो, इन्फोसिस, हीरो होंडा, बजाज, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ऐसे कंपनीज की बात करते हैं। बोलते हैं अरे उसने एम्प्लॉयज को बहुत फायदा हुआ ईसॉप के कारण। लेकिन ये सब जो ईसॉप जिनको बहुत मिलता है, उनका
पोर्टफोलियो जो आप देखोगे आप डर जाओगे, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो होगा 20-21 करोड़ का, जिसमें 17-18 करोड़ उन्हीं का कंपनी का शेयर होगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है। आपको, आपके पास अगर इतना बड़ा एक कंपनी का पोर्टफोलियो है तो हर महीने लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का बेच के कोई म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम सक्सेसफुल कंपनीज की बात करते हैं ना अमित जी, हम 4 कंपनीज की बात करते हैं, जो अनसक्सेसफुल है वैसे 400 हैं। बहुत से लोगों को बहुत सा ईसॉप मिला होगा जो कंपनीज की कभी आईपीओ आई ही नहीं, तो उस ईसॉप का क्या, उस ईसॉप का क्या हुआ, राइट? वो तो फेल हो गया। आपके कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको संभालना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इतना ना हो। आपके पास कोई भी एक फंड या कोई भी एक शेयर, ज्यादा करके शेयर 15 से 25% का मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए। 15 में आपका दिल धड़कना चाहिए कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, 25 में तो आपको बेचना शुरू करना ही है। ये आपको फर्क पड़ता है, जिसके पास 300 करोड़ है उसका जवाब अलग होगा, जिसके पास 30 करोड़ है उसके लिए जवाब अलग होगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन में जो पैसा बनता है वो मालिक लोगों का बनता है, अजीम प्रेम जी का बनता है, रतन टाटा का बनता है, अंबानी का बनता है, अडानी का बनता है। हम जैसे लोगों को वो रिस्क हम ले नहीं सकते। नॉट मोर देन 25%, 25% से ज्यादा आपका एक फंड में होना भी ठीक नहीं है और एक कंपनी में होना भी ठीक नहीं। अगर वो है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। जी। और आखिरी सवाल सुब्रमण्यम जी, के बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर गलत फैसले लेना और अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को ध्यान में न रखना, इसका भी अगर आप समझा सकते हैं, क्या गलत जा सकता है? इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपके साथ बात करने को कोई नहीं है। आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं, आपका कोई एडवाइजर नहीं है। अगर आपका कोई एडवाइजर नहीं है जो आपके हाथ पकड़ के बोले अभी रुक जाओ कुछ नहीं होगा, कोविड मार्च में आई थी, सितंबर तक मार्केट ने रिकवर कर लिया, यूक्रेन में वॉर हुई थी। अवनी जी, कितने लोगों ने सोचा कि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो 1 साल चलेगी? हमें लगा 15 दिन 20 दिन में खत्म हो जाएगी, अब तो 1 साल तो खत्म होगी, उसकी एनिवर्सरी होगी। तो हमको पता नहीं है इसका क्या असर पड़ेगा, मतलब तो इसमें रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। शांत रहो, थोड़ा मेडिटेशन करो, दैट इज यूजफुल, एंड रिएक्ट इन अ स्मॉल वे। अगर आपके पास 100 रुपया इक्विटी में है तो 10 रुपया बेचो, 20 रुपया बेचो, 25 रुपया बेचो, पूरा 100 रुपया बेचने का कोई मतलब ही नहीं है। सो बी केयरफुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये समझ भी इतनी आसान नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोविड का एक ही कंपनी वैक्सीन बनाएगी, वो है फाइजर, तो कंपनी बहुत पैसे कमाएगी, तो कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया। अगर आप देखोगे आज उसी का वही भाव है जो 2019 में था। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती है, हमारी समझ में नहीं आती है, वो समझना बहुत जरूरी है। सो आप रिएक्ट एकदम मेच्योर्डली करो। इस देश में 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई थी, फिर भी देश तो चल रहा है ना, तो आप कोई पैनिक मत करो। कोई भी चीज से ये मनुष्य जो है उभर के आता है। स्पेनिश फ्लू से आया, कोविड से आया, प्राइम मिनिस्टरों की हत्या से आया, हर चीज से हम उभर के आते हैं। देश चलती है, मार्केट चलता है, तो जस्ट शांत रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, डर लगता है तो थोड़ा सा बेचिए, पर सब बेचने का मतलब ही नहीं। जी बिल्कुल सुब्रमण्यम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते।